नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात की और कहा कि मौजूदा सरकार के मंत्रियों में स्पर्धा चल रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कौन अधिक अपमान करेगा। ये जो सरकार है और सरकार के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे मंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, ये लोगों में एक होड़ मची है, कंपटीशन लगे है। कौन छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्यादा से ज्यादा अपमान करेगा, अपमानित करेगा छत्रपति को और महाराष्ट्र को, ये होड़ लगी। बहुत बड़ी कंपटीशन है। उसमें आप मंगल प्रभात लोढ़ा जो मंत्री है वो भी लग पड़े। ठीक है, ये कंपटीशन अगर आप करते हो तो महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता आंख बंद करके नहीं बैठी है, सब कुछ देख रही है। और जल्दी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले को करारा जवाब। महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के खिलाफ उद्धव गुट के युवा सेना के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया है। दरअसल मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा उद्धव गुट शिवसेना से अलग होने की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के औरंगजेब के चंगुल से मुक्त होने की घटना से की थी, जिसके बाद से विरोध लगातार जारी है। विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी 6 दिसंबर को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। किसान मोर्चा के संबंध में उसी दिन फैसला लिया जाएगा। अरे उदाहरण देताना शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन तुम्ही उदाहरण देता हेच मुळात चुकीचं आहे। आमचं म्हणणं तेच आहे, शिवाजी महाराजांना आग्र्यामध्ये ज्या ठिकाणी ठेवलेलं होतं ती आणि ह्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही। त्यांना कोणी बंदिस्त ठेवलेलंच नव्हतं। ते तर सभागृहामध्ये शिवसेनेचे गटनेते होते। कारण उद्धव ठाकरे साहेब जरी मुख्यमंत्री असले तरी देखील ते विधिमंडळाचे नेते होते। आम्ही सगळ्यांनी त्यांना विधिमंडळाचा नेता केलेलं होतं। परंतु जो गटनेता असतो तो गटनेता हे स्वतः एकनाथराव शिंदे हे आपल्या विधानसभेमध्ये होते, नंबर 1। आणि दुसरं तुम्हालाही सगळ्यांना माहिती आहे की ज्यावेळेस उद्धव ठाकरे साहेब म्हणजे MLC झाले नव्हते त्याच्या आधी तुम्हाला आठवत असेल 2014 साली शिवसेनेने यांनाच विरोधी पक्ष नेते केलेलं होतं। त्याच्यानंतर काही राजकीय स्थित्यंतर घडल्यानंतर शिवसेनेचे प्रमुख म्हणून स्वतः एकनाथराव शिंदेच त्याच्यामध्ये सहभागी झाले होते आणि बाकीचे इतर पण दिवाकर रावते, रामदास कदम, सुभाष देसाई असे काही मान्यवर त्याच्यामध्ये होते, डॉक्टर दीपक सावंत आणि काही राज्यमंत्री होते। परंतु या सगळ्या घटना घडत असताना त्यांच्यावरच जबाबदारी होती। बंदिस्त कुठं त्यांच्याच हातामध्ये विधिमंडळातलं कामकाज होतं, हे उभ्या महाराष्ट्र पाहत होता। त्याच्यामुळं काय आपण बोलतो आणि शिवाजी महाराजांच्या बद्दलचं उदाहरण देण्याच्या बद्दल देखील असं त्या उदाहरणाची आणि ह्या उदाहरणाची तुलनाच होऊ शकत नाही। उगीच काहीतरी उचलली जीभ लावली टाळायला, असं कसं झालं? नाही, राज्यकर्ते जे होतात त्यांना घोषणा करण्याचा अधिकार आहे। फक्त केलेल्या घोषणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे हे मात्र बघण्याचं काम आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आमचं आहे। आम्ही त्याच्यामध्ये बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत। कारण आत्ताच ते सरकारमध्ये जून एंडला आले आणि त्याच्यातनं जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 5 महिने त्यांना झालेले। त्याच्यामुळं ते काय करतात, त्यांचे मंत्री कसं बोलतात, त्यांच्यामध्ये कशा पद्धतीनं काही चर्चा होते, या सगळ्या आपण पाहतोच आहे। त्याच्यामध्ये ते सगळं करत असताना त्यांना काहींचं लंगडं समर्थन कसं करावं लागतं हे पण राज्यपाल महोदयांच्या संदर्भामध्ये ज्यावेळेस वक्तव्य आलं त्यावेळेस एकनाथराव शिंदे साहेबांनी काही भूमिका मांडली, परंतु देवेंद्रजींनी वेगळ्या पद्धतीने समर्थन केलं। उद्धव गुट के नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना
छत्रपति शिवाजी महाराज से करना गलत है। मंगल प्रभात लोढा यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत अशा पद्धतीने ते बोलले की छत्रपती शिवाजी महाराज याच्यातून आगळून सुटका केली तसा पराक्रम त्या ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी असा केला। एकनाथ शिंदे हे कोण आहे? छत्रपती शिवाजी महाराजांची पायाची धूळसुद्धा नाही आहे। आणि मग मी या सांस्कृतिक मंत्र्याला मी सांगतो, तुम्हाला मराठी संस्कृती किंवा महाराष्ट्राची संस्कृती माहिती आहे काही? तुम्ही बिल्डर आहात, तुमच्या व्यवसायासाठी त्या ठिकाणी तुम्ही त्यांना गोडगोड बोलता, आणि त्यांना नगर विकास खात्याचे मंत्री आहे, म्हणजे मुख्यमंत्री जरी असले तर नगर विकास खाते त्यांच्याकडे आहे। आणि म्हणून त्यांच्या मुद्दाम त्यांना खुश करण्यासाठी त्यांची स्तुती करण्यासाठी हे जर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वापर करत असं नावाचा, हे योग्य नाही आहे। आणि कोण लागले ते, कोणीतरी लागलं असं काहीतरी बोलायचं आहे, बरोबर नाही आहे। म्हणून मी त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत जे काही आज वक्तव्य केलं, मंगल प्रभात लोढा, राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते, भारतीय जनता पार्टी। शिव प्रताप दिवस पर प्रतापगढ़ पर अनुपस्थिति का कारण बताते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सांसद उदयन राजे भोसले ने कहा कि उन्हें किसी भी वरिष्ठ नेता के द्वारा प्रतापगढ़ पर निमंत्रित नहीं किया गया था, ना ही फोन पर जानकारी दी गई थी। एवढी मोठी घोडचूक त्यांनी केली आहे। एखादा निर्लज्जच त्या पदावरती राहू शकतो, ज्याला शेमलेस म्हणतो ना आपण, तसं म्हणजे मुळात त्यांनी केलं, हे कसं केलं मला कळत नाही। आज त्यांचं वय पाहता कमाल आहे। मला तर वाटतं त्यांना विस्फोरण होतंय। सरळ चांगलं जर त्यांना सगळ्यांना वाटत असेल ना, त्यांना आपलं, मी मागं सांगितलं, त्यांचं आपलं एक चांगलं वृद्धाश्रम बघा, चांगलं आहे। नाहीतर जे असतं दुसरं काय असतं, तर वृद्धाश्रमामध्ये घेतील का नाही मला माहित नाही, कारण की तिथं सुद्धा वादविवाद हे काय ते निर्माण करतील, ते बाकीचे सगळे हक्कलपट्टी होईल। नवी मुंबई की बीजेपी विधायक मंदराम महात्रे ने महानगर पालिका में ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग करते हुए नई मुंबई मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और मामले संबंधित विस्तृत जानकारी देने के लिए पत्रकारों को संबोधित भी किया। यहाँ पर जिन्होंने जो लोग 20-20 साल से रह रहे, उनके बच्चे 20 साल से काम कर रहे महानगर पालिका में। अभी 12वीं डैम के जो बच्चे हैं उनको कायम स्वरूपी यह महानगर पालिका में भेजा गया प्रकल्पग्रस्तों के बच्चों को। तो हमने वही कहा कि हमारे जो प्रकल्पग्रस्तों के बच्चे हैं उनको कायम स्वरूपी करना चाहिए। उसके लिए एक प्रस्ताव शासन को दो, और शासन में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब हैं, उनसे हम मंजूरी लाएंगे। अगर मंजूरी नहीं मिलती तो आने वाले दिसंबर के अधिवेशन में हम जरूर सभागृह में लक्ष्यवेदी के माध्यम से ये मुद्दा हम वहाँ उपस्थित करके हमारे जो युवा है, हमारे भूमिपुत्र के बच्चे हैं, उनको न्याय देने का। नागपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने वाले 6 सीनियर विद्यार्थियों के खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की है। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राज गाजभिये ने बताया कि दिल्ली सेंट्रल कमेटी से एक मेल के माध्यम से रैगिंग की जानकारी और वीडियो भेजा गया है। वीडियो देखने के बाद जूनियर विद्यार्थियों की रैगिंग के दोषी 6 सीनियर विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हे याचं उत्तर तो स्थानिक विद्यार्थीच देऊ शकेल। युजली ते त्या सिनियर मुलां म्हणजे त्यांची कंप्लेंट करण्यासाठी घाबरतात। इनफॅक्ट हे सर्व झाल्यानंतर आम्ही ही ॲक्शन घेतल्यानंतर तो जो मुलगा आहे ज्याची रॅगिंग झालेली आहे तो पण आमच्याकडे परत आला आणि त्यांनी सांगितलं की सर असं काही झालंच नाही। म्हणजे तो त्या मुलांना परत प्रोटेक्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। एक्झॅक्टली तसंच त्या दहशतीतच ते राहतात। पण आम्ही वारंवार आणि यांच्या जेव्हा आम्ही या मुलांची आम्ही ॲडमिशन करतो त्यांच्याकडनं आम्ही लिहून घेतो की मी कुणाची रॅगिंग करणार नाही। त्यांच्याकडनं आम्ही एक अंडरटेकिंग पण घेतो
पण अनफॉर्च्युनेटली हे प्रकार हे म्हणजे प्रशासनाच्या समोर न येता हे छुप्या रीतीने मागे कुठेतरी सुरू असतात आणि त्याची हे जे मुलं आहेत आम्ही वारंवार त्या फर्स्ट इयरच्या मुलांना पण विचारतो की मुंबई के पश्चिमी उपनगर खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक कोरियाई यूट्यूबर महिला के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। खार पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दोनों युवक कोरियाई महिला को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए मजबूर कर रहे थे और छेड़छाड़ कर रहे थे। इतनी सांसद गाड़ी पे बैठ की हाँ हो हाँ where we going हाँ no I'm scared I'm dressed hi tomorrow one okay no hi bye oh bye no it's okay my it's all there huh yeah my house is there no home over there okay home over there okay bye मुंबई की साइबर पुलिस ने 4 विदेशी नागरिकों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग ने हाल ही में एक युवक को अमेरिका में जॉब दिलाने के बहाने 26 लाख रुपए का चूना लगाया था, जिसके बाद युवक ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस ने जाल बिछाकर इन 4 विदेशी नागरिकों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के साइबर गुन्हे शाखा ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है ऐसा एक फ्रॉड जो जॉब फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें टोटल 4 एक्यूज को अरेस्ट किया है। ये चारों एक्यूज 4 अलग अलग देश के हैं, जिसमें एक एक्यूज जाम्बिया का है, दूसरा एक लेडी एक्यूज युगांडा की है और एक लेडी एक्यूज नामीबिया की है और चौथा जो एक्यूज है वो घाना इस देश से बिलोंग करते हैं। ये जो फ्रॉड होता था ये यूएस एम्बेसी के नाम से फ्रॉड होता था। इसमें यूएस जाने के लिए वीजा और यूएस तो वहीं कल्याण में एक कार नियंत्रण खोने के बाद एक पान की दुकान में घुस गई। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कल्याण पूर्व के चिंचपाड़ा इलाके में एक कार पान की दुकान में जा घुसी। इस दुर्घटना में पान की दुकान जो चला रहा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जलगांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से किसान के 6 बीघे जमीन पर लगा जो मक्का था वो जलकर राख हो गया है, खाक हो गया है। जलगांव के चोपड़ा तालुका में मोतीलाल चौधरी ने 6 बीघा जमीन पर मक्का बोया था। खेत के ऊपर से बिजली का तार गया हुआ है, जिसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और नीचे लहलहाती फसल में आग लग गई। आग लगने से 2,25,000 का किसान को नुकसान हुआ है। रात्री साधारणतः 1:30 ते 2 वाजेची घटना आहे। सकाळी ज्यावेळेस काठवाडी लोक आमचे जे ओळखीचे आहेत त्यांनी काकांना फोन करून सांगितला की तुमच्या शेतात मक्का जळतोय, लवकरात लवकर येऊन त्याचा तपशील घ्यावा। मग आम्ही तसंच चोपड्यावरून सकाळी मोटरसायकलवर सगळं काकां त्यांच्यासोबत आम्ही जाऊन तिथं बघितलं की संपूर्ण आमचा जो मक्का होता 6 बिघेचा तो सगळा पूर्णपणे जाड होत होता। हे सगळं घटना महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे डीपीचा तार तुटल्यामुळे ही सगळं
मुंबई में निवासी मल्हार नार्वेकर और उनकी पत्नी पूर्वशी ने अपनी शादी की पहली सालगिरह के मौके पर संजय गांधी नेशनल पार्क के तेंदुए को गोद लिया है। आपको बता दें कि शादी के 1 साल पूरे होने पर तेंदुए को इस दंपत्ति ने गोद लिया है। वहीं मल्हार नार्वेकर ने बताया कि वो गोद लिए तेंदुए को मिलने हर महीने आते रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर बुधवार 30 नवंबर को पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जज ने आदेश में कहा कि कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड की मालकिन मुनीरा प्लम्बर का बयान बेहद अहम है। ईडी ने नवाब मलिक को इसी साल 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक बता दें कि नवाब मलिक जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल मुंबई के कुर्ला के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां वो काफी समय से एडमिट हैं। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने 14 नवंबर को दोनों पक्षों की ओर से दी गई लंबी दलीलों को सुनने के बाद मलिक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि मुंबई मेट्रो परियोजना में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने रोड़ा डालने का प्रयास किया है। वहीं केशव उपाध्याय ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सुरक्षित चांगल्या उत्तम दर्जाचे सारे रस्तेही न देऊ करणारे, मुंबईकरांचं जीवनमान बदलणारी मेट्रो माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली इथे प्रयत्न सुरू झाले, काम सुरू झालं। मात्र त्या प्रयत्नात खोडा घालण्याचं काम केलं ते बालहट्ट करणारे आदित्य ठाकरे आणि त्या बालहट्टामुळे आरेचं कारशेड दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला। ते शेवटपर्यंत सापडलंच नाही। 2.5 वर्ष वाया गेली, प्रकल्पाचा खर्च वाढला आणि काल कोर्टाने याबद्दलचं स्पष्टीकरण दिलं, काम थांबवण्यास नकार दिला। हा वाढीव बोजा सर्वसामान्यांच्या एका बालहट्टापायी सर्वसामान्यांवर पडण्याऐवजी हे 10,000 कोटी रुपये ठाकरे पुत्रांकडून वसूल करावे अशी आमची मागणी। म्हणजे ज्याला मुंबईच्या सुविधाही देता येत नाही त्याला मुंबईकरांना कोणीतरी सुविधा देऊ इच्छित आहे, त्या सुविधापासून मुंबईकरांना वंचित ठेवण्याचा आदित्य। दक्षिणी सोलापुर के करीब 28 गांव कर्नाटक राज्य में विलय करवाना चाहते हैं। रास्ते, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित असुविधाओं से परेशान होकर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर सोलापुर जिले के करीब 28 गांव कर्नाटक राज्य में शामिल होना चाहते हैं। मूर्ती विजापुरे, माजी सरपंच अंकलगी, आम्ही सर्वजण म्हणजे 28 गावातील सर्व लोकांनी ह्या सरकार आणि त्यांच्या सुविधाला वैतागून सध्याच्या परिस्थितीत आम्हाला कर्नाटकमध्ये समाविष्ट केला तर आमच्या आनंदात दुगिणित होईल, हे आमचा उद्देश आहे। कारण एवढंच आहे, आम्हाला मूलभूत सुविधा दिलेल्या नाही आहे। गेल्या 75 वर्ष सुद्धा आता इथं रोड नाही आहे, कुठल्याही वीज बिल माफ नाही आहे, वीज पुरवठा व्यवस्थित नाही आहे आणि दुसरी गोष्ट आरोग्य सुविधा नाही आहे, शिक्षण सुविधा नाही आहे। हा वंचित असलेला भाग आहे, कारण बॉर्डरमध्ये असल्या कारणाने आतापर्यंत सरकारची सुविधा कुठल्याही नसल्याने। धुलिया महानगर पालिका उपायुक्त विजय सनेर के पास स्थानीय लोग शौचालय निर्माण की मांग को लेकर पहुंचे। वहीं उपायुक्त ने साफ साफ
मना करते हुए कहा कि महानगर पालिका के पास शौचालय निर्माण के लिए फंड नहीं है। अगर शौचालय बनवाना चाहते हैं तो जनता से चंदा मांगे। वहीं इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पैंथर सेना ने मोर्चा निकाला है। आज मी ऑल इंडिया पैंथर सेना धुळे जिल्हा अध्यक्ष सागर मोहिते आज आम्ही आयुक्त साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। म्हाडा वसाहत आंबेडकर वसाहत आपल्या मोहाडी येथील मोहाडी उपनगर येथील तिथं निवेदन देण्यासाठी आलो होतो की तिथं अनेक वर्षापासून शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही। तरी आम्ही उपायुक्त यांना भेटलो आणि उपायुक्त साहेब आम्हाला असं सांगतायत की आम्ही शौचालय देणं बंद केलेलं आहे, पब्लिक टॉयलेट देणं बंद केलेलं आहे। आणि मग आम्ही साहेबांना विचारलं, म्हटलं साहेब मग तुम्ही आमच्याकडनं टॅक्स घेता? साहेब म्हणे टॅक्स देतो, ते टॅक्स काय तुम्ही काही खिशातून देता का, असं देता का, असं आम्हाला साहेब सांगतात। तरी आमची एकच भूमिका आहे, मोहाडी वसाहत वाल्मिकी आंबेडकर वसाहत येथे तिथं टॉयलेटची सुविधा करण्यात यावी, अन्यथा आम्ही तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करू। आणि आयुक्त साहेब सांगतायत आम्हाला, उपायुक्त साहेब जे सांगतायत त्यांच्या दालनामध्ये मी तिथली घाण वस्तू घेऊन येईल आणि तिथले जे पडलेली वस्तू काय म्हणजे जे मैला आहे तो मैला मी उपायुक्तांच्या इथं टाकून देणार आहे। याच्या पुढचं तीव्र स्वरूपात। मुंबई के बाबुलनाथ इलाके में प्रेमपुरी आश्रम में महामंडलेश्वर बाबा विश्वेश्वरानंद के द्वारा भागवत पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा विश्वेश्वरानंद ने कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा, सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। श्रीमद् भागवत ये विश्व प्रसिद्ध एक जिसको कहना चाहिए कि काव्य हैं और संपूर्ण विश्व में ये भगवान श्री कृष्ण और हमारे सभी जो वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होता रहता है। परंतु प्रेमपुरी ट्रस्ट जो यहाँ पर बाबुलनाथ यूजेस रोड पर जो बना हुआ है, यहाँ के जिनके नाम से ये ट्रस्ट बना है, ऐसे स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, जिनका निर्वाण दिवस आता है 8 दिसंबर को, तो प्रतिवर्ष ये श्रीमद् भागवत कथा होती है। परंतु इस बार इसका विशेष आयोजन इसलिए हो रहा है कि भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 पोथी जो यहाँ पर बैठे हुए यजमान हैं, ब्राह्मण हैं, ये 75 पोथी भी यहाँ पर बैठी हुई है। और विशेष रूप से आग्रह था कि हमारे ट्रस्टीगण, तो मैं इस बार कथा करूं, तो इसलिए ये कथा हो रही है। ये भारतवर्ष को अर्पित है, आज़ादी को अर्पित है, और साथ साथ में हम लोग प्रेमपुरी जी महाराज के निर्वाण महोत्सव पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी संतों को ये कथा अर्पित है। और जो हमारे इस देश को आज़ाद कराने में जितने भी शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, विशेष करके उनके प्रति ये आदरांजलि है। तो ये कथा का जो विशेष आयोजन इसलिए हो रहा है कि जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो जिनके कारण ये लाखों हमारे जो शहीद हुए हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।